बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वशत का नशमार में मर्ची के मरागश वशी सोबा उम्मीद का नश वो वशता खुशता वशी शबी खुशी बढ़ जावे बात मैं बलूच कौम में बलूचागिर दमा चागिरदानी अवार निश्तात योगी पाकिस्ताना दरमुल का अमन अवार वश बाता खुश बाता शिग्रज बाता गोले चारों का शुमा हर वादा गलो शादाब बेबाते कदी गम मगिंदाते अमा मर्दम के नाजरा अल्लाह पाक है जुत्ता सेहत तंदुरुस्ती नसीब का अमा मर्दम के जुरहानी दी पानी कनिया अल्लाह पाक है जुरहा सुत्ता लासे का आमीन 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 सो आमीन मनी वशी वशी गोले चारों का ने यक रदी पदा वशी सुबह वशी सलाम अंचु शुमा जाने ता मश मेज़बान कहे मनी नामा बोक्सी तो जल्दी जल्दी में मेज़बान कहे शुमा जाने तो शुमा अमरोज चाह रहे था अमरोज बनी मरागा से सोबे सर पात का था नाश्ता करने के टीम अंचो भी तो मनी मरागा से चाहते शुमा जाने तक शुमा मेज़बान कहे भले अमा मर्दम के ओली रंदा मनी मरागा से चाह रहे गया आई नहीं वैसे शुमारा खबरें मनोती नाम को शक ये अगर शुमे कश गोरा निश्चित को शुमा हुआ था अगर मेरे नाम बोक्सी तो मैं नाम कहे भले अगर नरिश्तगा जौली रंदमना चार गया नहीं वैसे मोशुगलटा माश मेज़बान हुमा बलोच यकरंदी पदा अमा मर्दम वशत करनी है जौली नंदा में मरागा शाद का और मजाना कि अगर शुमे यक रंदे में मरागा से चारे को डेली ही हमारे दोस्ती ज्वाइन करेगा गोले चारों का चुके मजाने के ज़िमिस्तान अतका ज़िमिस्तान सर्दी सर्दी गुआता गुना गर्म मगोशी गुआते लहरंगू नादराई हम पैदा का गोड़े इशिए अगर मगोशी के नादराई अच्छी बच्चगा ची मारा सजना ची अव्वल मारावती सेहत बास ख्याल कन की सेहत में जो ख्याल कनी सजना से पहले जब मैं सोबे सरा माला पात का गोड़ा में शुमारा हर वादा उछता जब मैं सोबा पात का गोड़ा सजना से पहला जो अस्ती अमा मुसलमान है जो मेरा चारिया नमाज या होती नमाज पवाना अगर क्या नॉन मुस्लिमा गोड़ शुमा अच्छी शुमे इबादत वगैरह शुमा अमा चीज़ा बिकने था और आइए बात शुमार अच्छी कनगी मस्त वर्कआउट बिकनेता वॉक बिकनेता जो सेहत वास्ता बादशाह अगर शुमा वर्कआउट वती रूटीन है तो कार्ड गोड़ शुमा नादराई या मगोशा दौर से नादराई दौर से बीमारी एक साइड है बिकने और आइए बार वो सोचता ही ना ची अगर मैं चाह रही कि मैं लाइफ अंचो सोशल बीता मैं अंचो लग्जरी लाइफ स्टाइल गोशी के मैं बीबी भले लग्जरी लाइफ स्टाइल है तो का जस्ती माँ चे गोशी काले वारा को अपसत और मैं मोबाइल फ़ोन्स और मैं जस्ती सोशल मीडिया माँ वरगे भी जस्ती माँ वीडियोस वगैरह चाह रही सोशल मीडिया तो का माँ अगर गोशी के माँ वतारा रेस्ट रहेगी आइए तो का भी जस्ती माँ वीडियोस वगैरह चाह रही है मैं दिमाग ना सुकून ना सेता मैं बॉडी यार माँ गोशी के मैं वक्तगी में बॉडी रिलैक्स पै गई बट मैं माइंड यार भी वो सुकून लूटी ना मूड जो अस्ती मर्दमानी ची वजह बार बार ख़राब बह गया मर्दमारे शरीर कपे भी बगो मर्दम जो अस्ती चिड़चिड़ा बहगी अमी बाबता गोशा के बाज़ लोग खराब बह गया मर्दमा गोश्ता के जस्ते अगमा चारी पहला जो मर्दम बीतगा जॉइंट फैमिलीज बीतगा ना अनु के मर्दम गोशा कि मैं सेपरेट भाई मैं ज़्यादा शरीर हमारा फैमिली गैदरिंग सा नहीं तो का रॉक शर न लगी थी अम्मा अब्बे गुमा हमारा गपुत्रान का न गोश न लगी थी मतलब फैमिली द्रो मेंबर निश्तगा द्रो आपस में निश्तगा भले कस गपुत्रान न कनगे द्रो वती मोबाइल फ़ोन से तो का बिजियाँ अगर यके गुशीना के ब्रात गोटे दारिया वास्ता पैदा कि ए दौर से चीज़ चिया बह गया चिया के माँ वती सोशल लाइफ है तो का सजना चे ओला अंचो बिजी है कि माँ एक दूमिया टाइम न देगी दूमी इशी के मैं माइंड आरो रिलैक्स न मिल लगे जब मैं माइंड रिलैक्स न भी ते माँ जो सी साइकोलॉजी में फिट न भी मैं नफ्सियात शर न भी गोड़ा मैं चो मगोशा के मैं एक फैमिली है चो जोड़ खुद करी मैं एक फैमिली है चो मजबूत खुद करी ख़ास कर मैं जाल बोला गोशा शुमा सजना से पहला सोबे जो सोबे नाश्ते या मगोशा के शुमा कदी भी अलम देता चियो शुमा सुबह वाबा चिपात का था शुमा एनर्जेटिक भी बेटा सुबह नाश्ते बेकने था आइए बात जस्ती उठी लोगे दौर से कारा बेकना मैं जाल बोल चुना वत हेचना वरा सजना से पहला वती लोग वाले वारी ना शुमा आया बुआरी ने बल सजन से पहले शुमारा वती ख्याल करन रूटी जालबोल ख़वातीन अमे जो अस्ती फीमेल्स यक लोगे बुनियाद और ए जो अस्ते ए जब लोगे बुनियाद या यक बिल्डिंग के बनेंगे आइए बुनियाद मजबूत में भी गुड़मा गोशी के मारा ट्यूशन थी अगर हमारा अष्ट मंजिल है बिल्डिंग बनेगी गुड़ आइए वास्तव में आइए जो बुनियादा बनेने आई तो का ज़्यादा सरिया माँ करने आई तो का मगोशी के माँ ज़्यादा मलबजात माँ करने कि आप मजबूत भी गोड़े जालबुल भी यक ची गोशंती यक मुहाशरे यक लोग ये बोना जो आयर हमारा मजबूत कनगी
आइए वास्ता जालबुल मारा वानी नहीं है, जालबुल मारा सेहतमंद कन गया। मैं कह रहा अगर कोई शर्रे वर्गी चीज़ें कहती या अगर मैं गुस्सा शर्रे वर्गे अगर मैं चुशीन करना कि अगर गरीब तबके गप बेजना शर्रे वर्ग आउशा कि चिकन गोश्त या कोई बिरयानी वगैरह शर्री चीज़ अगर मैं चिकन गोश्त चिकन है तो का मिचो प्रोटीन माँ नहीं भले माँ छोनी के चिकन में इरकने कि अगर मैं लोग वाजा पैदा करी या मैं लोग कोई मर्द हजराती पैदा की माँ ये वास्ते इरकने कि आप बुआरती मानावरी भले मोशा आज चीज़ें सजना से ज़्यादा जो ज़रूरत है ना आजाल बुलाने की ताकि आज ये बोरा और आप मजबूत बो फिट बो ताकि लोग सीधे सर पे चली सजना चिप शमा मनी वो कटनी ऐश करता है कि अमरूद शमैश करने था अनु भी शमैश करने गया था भले ये नहीं कि शमोशे मर्ची बल्कि जान सलामती बाबता गपुत्रान करने गई भले छू नहीं गोले चारों का माँ मर्ची जस्ती मैं मरागशत का दो मनी खासे गैस जो आप पहला भी अतकगा मगोशा के जस्ती शमा पहला मनी गेस्ट चारे था या मायनी नाम पोशा गेस्ट चारिया ही नाम पोशा नहीं मैं जल्दी अमीर से जित कभी गेस्ट चारिया ही नाम पोशा मैं मरागशत का दो गेस्ट एक की जस्ती अगर मैं गप बेचना मची गप बेचना माई तो जस्ट कनी अगर मैं नाम पोशा ने या शुमा गोशे क्या मर्ची को सस्पेंस शेयर करने के आखिर गेस्ट कया मैं जान सलामती भी गप जन गया मैं आना वो जाने के बाबत भी गप जन गया मैं फैमिली बारिया भी गप जाना जब मैं जान कि मैं जॉइंट फैमिली बारिया गप जाओ रशीद का बाज़ इश्यूज़ भी पैदा का फैमिली जैसे डाइवोर्स रह गया बाज़ चीज़ रह गया जैसे गोड़ा इसी बाबत पहला भी मैं गप जाता और जैसे मैं कह रहे कि एडवोकेटियत का भी था गुड़ जाहिर सी गपिंग अनु भी मैं मरागा शे एक एडवोकेटियत का एडवोकेट घुमा एक देखिए गेस्ट भी मैं कह रहा था जो आई है मोगोशा के आई नाम माँ शुमारा बोगोशा या शुमारा हुआ तुषित आमरो गेस्ट अनि नाम माँ शुमारा गोशा गोशा मर्ची के जो अस्ती मनी गेस्ट वती कसानी तारुफ वत भी कनाई ना भले गा पिछे आएंगे तारुफ करने की जरूरत भी नहीं जब मैं कैमरे होती गेस्ट अनि नेम का स्विच करना शुमा आइए चारता वत पच्चा कार का चिया मैं पहला भी मरागा शाद कगा भले अमा मर्दमानी वस्ता आए नहीं कसानी एक तारीफी बनी कि आज अस्ती ओली रंदा मैं मरागा शत का मर्ची अतकगा जो हमारा ज्वाइन को दिया और हमारा चार गया दिले जोलान के अच्छी में मर्ची की मरागा शत कम होती गेस्टा वशत कनी और जैसे भले गोले चारों के एक गप्पी देखे निशमा कुछ चिच्चो गप करती और बिल्कुल एक गप्पी देखे गप्पी के जब देखे चागरदे मर्दम या जैसे गेस्ट में मेहमान में मरागा शत का कहा आई नहीं वास्ता मनोती मरागा जो अस्ती मैं राबताई जबान उर्दू ही स्विच का न कपी पहले जब मनोती वशी गोले चारों का नहीं गपत्रान का निकबे शुमे गुमा मोती मातरी जबान बलूची तक अब जना फिर दिले जोलान के अच्छी वशत कना मन दपाचे नाम दराएगे तो बोले मैं नामो मना गोशा दिले जोलान के अच्छी वशत कना में मर्ची के मरागा शे गेस्ट में मरागा शत का अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे ठीक है आप खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है मैंने काफी बोल दिया मज़ा भी आया बहुत सारी चीज़ें समझ भी आई हैं लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था अच्छी जुबान है क्या क्या चीज़ें समझ आई वो तो मैं पूछूंगी ये समझ में आई तो सबसे पहले ये है कि मैंने आज ना एक अपने प्रोग्राम में ट्विस्ट रखा है मैंने आप दोनों का नाम नहीं बताया श्योर मैंने नहीं बताया मैंने कहा कि कैमरा स्विच होगा आप लोग इन्हें खुद ही पहचान जाओगे कि कौन है क्योंकि पहले भी हमारे प्रोग्राम में आए हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और मैं काफ़ी बोल चुकी अब गेस्ट की बारी है सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं और आप भी फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आप लोग क्या समझे और मैंने क्या बात की जी बिल्कुल जी मैं जैसे कि आपने अभी कुछ अपनी बलोची ज़ुबान में ही एडवोकेट के बारे में बताया तो डेफिनेटली हमारी अपीयरेंस ही ऐसी है जिससे एक वाहिद कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिनको आप उनके ड्रेस से और उनकी अपीयरेंस से ही पहचान लेते हैं जैसे डॉक्टर्स के प्रोफेशन है लॉयर है या पुलिस डिपार्टमेंट है तो मैं बेसिकली एक एडवोकेट हूँ प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और मैं 3-4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और मेरी इनरोलमेंट कराची बार एसोसिएशन हाई कोर्ट के अंदर भी है और मीरपुर खास में मैंने प्रैक्टिस की है हैदराबाद में आपने भी सस्पेंस रखा है आपने भी अभी तक अपना नाम नहीं बताया तो वो डेफिनेटली आपने ही बताना है ना डेफिनेटली वो तो आपने इंट्रोड्यूस कराना है हमने इस वजह से हमने भी सस्पेंस रखा है कि जहाँ तक आपने नहीं आप खुद तो बता सकते हैं मैंने तो सस्पेंस क्रिएट किया है ना ताकि वो कमेंट करके मुझे बताएं जो लोग मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं कि पहले भी आए और आप लोग के दिमाग में कुछ है क्लिक हुआ है या नहीं हुआ माई सेल्फ एडवोकेट तौसीफ अली राजपूत बेसिकली फ्रॉम मीरपुर खास बट राइट नाउ आई एम फ्रॉम कराची अब मैं नाम लेने वाली थी मैं रुक गई जी मेरा नाम शेब अहमद सिद्दीकी है और मैं डिस्ट्रिक्ट रोड ट्रैक रिप्रेजेंटेटिव हूँ रोड ट्रैक इंटरनेशनल का और उसका सीनियर बलूचिस्तान को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इसके अलावा मैं ICMA स्टूडेंट हूँ और उसके मैं फाइनेंस ऑफिसर हूँ उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड में
स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अच्छा, फाइनेंस ऑफिसर क्या करते, क्या क्या ड्यूटी होती है? अच्छा। मतलब फाइनेंस का सुन के ना लोग समझते हैं पैसा ही पैसा। पैसा। अच्छा, बेसिकली नॉर्मल कॉन्सेप्ट। हाँ, बेसिकली हमारा जो पब्लिक प्राइवेटशिप के ऊपर काम होता है, तो उसमें हमारे पास जैसे यूएसएड के स्कूल्स हैं, तो उसको हम जो है प्राइवेट पार्टनरशिप को देते हैं। मतलब जो हमारे पास ईएमओज होती हैं जो इसको ऑपरेट करती हैं, देन उसको हम जो फाइनल से जितना भी होता है ना, जो गवर्नमेंट अपने फंड से उनको फंडिंग करती है, जो उसका फंडिंग का हिसाब किताब होता है, जो हमारे बैंक अकाउंट्स होते हैं सिंध बैंक के साथ, और उसके अलावा जो हमारे एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो चीज़ें हम देखते हैं। लीगल के साथ फाइनेंस को हम अटैच करके देखते हैं। अच्छा, ये कि लोग यही समझते हैं कि मतलब अगर कोई नहीं, बैंक पैसा में आता भी है जरूर तो है। बस पैसा पैसा आता है, पर चला मिलियंस जाता में है। हमारे पास ट्रांजैक्शन होती मिलियंस में ही है, बट वो हमारी नहीं होती, वो पार्टनर के साथ, वो स्कूल लिटरेसी के ऊपर ही लगता है पैसा। अच्छा, ये है वैसे ही बोलते हैं ना कि अगर कोई बैंक में काम करते हैं, भाई बैंक में काम करते हैं, पैसा ही पैसा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और नॉर्मली यही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक बंदा इस तरह के डिपार्टमेंट में, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड है या बैंकिंग में है, तो भी उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। और लोग यही सोच के जो है अपने बच्चों को इसी फील्ड में भेजें, इसी ऐसा ही। फील्ड में जाके इसमें पैसा बहुत है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, नहीं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। मेरे खुद के भाई भी बैंक में हैं, बैंक अल अबीब के अंदर होते हैं, तो नॉर्मली कॉन्सेप्ट लोगों का ये है कि यार बड़ा पैसा है बैंक के अंदर। हाँ, तो अगर कोई डॉक्टर की उसमें दवाइयाँ तो होंगी बस उसके पास दवाएं होंगी। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। और यही होता है ना, अगर किसी को बता दें कि जो है हमारी बेटी है या बेटा है जो डॉक्टर बन गई है या बनने वाली है, बनने वाला है, तो उसे बोलते हैं हाँ कुछ नहीं, मेरा इलाज मुफ्त में कर देना। हाँ, मतलब बस ना, ये- हर जगह लोग- हर एक चीज़ का ये होता है कि भाई एज अ लॉयर हैं तो हमारा केस फ्री में कर देना, अगर डॉक्टर हैं तो हमारा इलाज फ्री में कर देना। तो यही कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे नॉर्मली होता है। बिल्कुल मतलब अगर सबका फ्री में करें तो हम कमाएंगे क्या? वो चीज़ें तो शायद हमें वही बात है कि अवेयरनेस बड़ा मैटर करती है कि हम लोगों को किस तरह से इस हवाले से अवेयर करें और किस तरह से लोगों को समझाएं। यही सारी चीज़ें जो फिर स्पेशली अगर हम अपनी फील्ड की बात करते हैं, बीइंग ए लॉयर अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहले अगर लॉ के अंदर हम जाते हैं तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आप अवेयर करें लोगों को, है ना। बिल्कुल। बीइंग ए लॉयर अगर हम अपनी प्रैक्टिस की भी बात करते हैं या हमारे कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, प्रैक्टिशनर रूल्स की बात करते हैं या हमारे लॉज जो हमारे यहाँ पे इनेक्ट हुए हैं उनकी बात करते हैं, तो यही होता है कि आप लोगों का उनके राइट्स, उनकी जो ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके हवाले से उन लोगों को अवेयर करें, ताकि लोग ये तमाम चीज़ें समझ सकें कि किस चीज़ को किस डायरेक्शन में हमने लेके जाना है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें तो बड़ा सबसे मैटर पहले जो है आप मुझे ये बताएं कि लॉ में आना आपका अपना ही शौक था या ज़बरदस्ती भेजा गया? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अच्छा, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें को लेके बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अल्लाह ताला है ना आपकी फेवर में कर रहे होते हैं, और हमें शायद ये लगता है कि यार फॉर द टाइम बिंग ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, या हम उस पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाते जो चीज़ें हमारे लिए अल्लाह ताला ने की हुई होती हैं। तो लॉ में आने का सीन कुछ इस तरह से था कि मैं बेसिकली हाफिज़ कुरान हूँ और माशाअल्लाह। मैं 2011-12 में हाफिज़ मदरसे जाता था, हिफ्ज़ करता था। तो उस दौरान मैं मेडिकल की भी तैयारी करता था, MBBS के लिए। डॉक्टर बनने का एक ख्वाब था, शौक़ था बहुत कि यार बस डॉक्टर बनना है। वही आप वाली बात कि डॉक्टर्स को देख के, उनके अपीयरेंस देख के ही होता था कि यार डॉक्टर बनना है। बिल्कुल। तो बट डेफिनेटली यू नो कि अगर आप जब उस साइड जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको प्रिपरेशन करनी होती है और आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बड़ी ज़रूरी होती है। बट क्योंकि मैं 9th मैट्रिक में अपने मदरसे की तालीम में था, तो उस वजह से प्रॉपर तरीके से स्कूल को अटेंड नहीं कर पाया। तो मैंने एक बार ट्राई किया उसके लिए, MBBS के लिए, बट मैं वहाँ पे एडमिशन नहीं ले सका। तो उसके बाद फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि जिस भी फील्ड में एडमिशन होता है तो आई विल गो अहेड। फिर मैंने ट्राई किया LLB के लिए, मतलब जो फील्ड्स होती हैं, एक LLB रखा और एक दो फील्ड्स और थी। तो फर्स्ट मेरा आई थिंक बॉटनी के अंदर सिलेक्शन हुआ, बॉटनी डिपार्टमेंट में। तो मैंने फ़ीस वहाँ पे जमा कराई, बट मैंने कहा यार बॉटनी बेहतर नहीं है, ट्राई करते हैं। तो सेकंड लिस्ट के अंदर पौधों से मेरा प्यार नहीं था आपको? नहीं, बॉटनी से वैसे मैंने बायोलॉजी को पढ़ा बहुत अच्छा है, बट मतलब एक फील्ड होती है ना, मेरा बचपन से एक शौक ये था, जैसे डॉक्टर्स की भी फील्ड है, डॉक्टर्स की फील्ड में भी आपका इंट्रैक्शन जो है ना, मतलब हर रोज़ नए नए लोगों से आपका इंट्रैक्शन होता है ना। बिल्कुल। एक फील्ड आपकी ऐसी है कि आप बैठे हुए और एक इंडोर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस जॉब कर रहे हैं, आप बैठे आए रोज़ाना कमरे में बैठ के, आप उससे बोर हो जाते हैं। तो मेरा ये था कि अगर मैं डॉक्टर भी बनता हूँ तो उसमें क्या है, आपने हर रोज़ डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन करना है, उनके इश्यूज देखने हैं, तो आपको एक ज़िंदगी का अलग पर्सपेक्टिव नज़र आता है। बिल्कुल। तो सेम चीज़ अगर मैं वहाँ पे डॉक्टर नहीं था तो मैंने देखा कि LLB शायद एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे मैं किसी का बाउंड नहीं होगा और मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। वहाँ पे सेम सिचुएशन ही होगी, जो एक लॉयर काम कर रहा होता है सेम डॉक्टर परफॉर्म कर रहा होता है। वो कहते हैं कि
डॉक्टर और लॉयर ऐसे शख्स होते हैं कि जिनसे आप अपनी कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकते। अगर आप इनसे कोई चीज़ छुपाएंगे तो आपके खुद के लिए नुकसानदेह होता है। औरतें तो छुपाएंगी, बताएंगी नहीं अपनी नहीं उम्र। ना अगर नहीं, वो वो तो बताएंगी। यही होता है, वो यही होता है बिल्कुल। पर ये है कि डॉक्टर को पता चल जाता है। एग्जैक्टली ऐसा होता है कि अगर आप अपने लॉयर से और डॉक्टर से कोई भी चीज़ छुपाते हैं तो अल्टीमेटली उसका डैमेज या नुकसान जो होना होता है ना, वो आपको खुद को होता है, बिल्कुल। वो उनको नहीं होता। तो ये एक रीज़न था। फिर मैंने एलएलबी की तरफ किया और फिर इस तरह से एलएलबी कंप्लीट किया, एलएलबी में आ गए। तो जब एलएलबी में आया तो मुझे लगा कि हाँ वाकई ये एक फील्ड है जिसमें मुझे आना भी चाहिए था, और अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड टू बी अ लॉयर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ रहते हुए आप सिर्फ अपने लिए नहीं और किसी मखसूस तबके के लिए नहीं, बल्कि बहुत लार्ज स्केल के ऊपर लोगों की जो है ना हेल्प कर सकते हैं। स्पेशली जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो लोग आपके जस्टिस के लिए, स्पेशली क्योंकि हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है ना कि आपके यहाँ पे मुल्क में इंसाफ इतना महंगा है, तो जब तक इस फील्ड के अंदर अच्छे लोग या पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो डेफिनेटली फील्ड के अंदर एक गैप रहता है। तो बस ये बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से फिर मैंने इसको जो है ना एलएलबी को कंटिन्यू किया। अच्छा जी, तो आप इस फील्ड में ऐसे आए कि लैब कोट पहनने के बजाय आपने जो है काला कोट। लॉ का कोट पहन लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और स्पेशली जैसे मैंने बताया ना कि अवेयरनेस का बड़ा हमारे यहाँ पे लेक है, और लेक ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। स्पेशली अगर हम अपने दो सूबों की बात करें, सिंध और बलूचिस्तान, पंजाब वालों ने तो फिर भी काफ़ी हद तक इस पे ओवरकम किया है और लिटरेसी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, पंजाब, KPK, इस्लामाबाद। बट हम लोग लिटरेसी के हिसाब से भी काफ़ी पीछे रह गए अनफॉर्चुनेटली। अब वो बहुत एक लंबी डिबेट है कि क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये फील्ड एक ऐसी है कि जहाँ रहते हुए आप जो है ना लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर कर सकते हैं इन हवाले से, उनके राइट्स के हवाले से, उनकी ड्यूटीज़ के हवाले से, उनके क्या क्या हकूक़ हैं। अब जैसे अगर हम अपने लॉ की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, जिसको हम कहते हैं कि कुरान पाक के बाद अगर हम किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा दर्जा देते हैं या समझते हैं तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक आइन होता है जिसके तहत आपका पूरा मुल्क चल रहा होता है। अब उसी कॉन्स्टिट्यूशन में, उस आइन में ये तमाम राइट्स हमें दिए गए हैं कि हमें फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए 16th ईयर तक, हमें फ्री हेल्थ दी जानी चाहिए, हमें ट्रांसपोर्ट दी जानी चाहिए, ठीक है, हमें जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं वो तमाम चीज़ें दी जानी चाहिए, जो बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ हैं वो तमाम चीज़ें मिलनी चाहिए। बट ऐसा अगर हम अपने सूबे में देखते हैं या बलूचिस्तान में देखते हैं तो ऐसा आई थिंक कुछ एरियाज़ हैं। अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात कर लेते हैं, कराची का भी हाल आपको पता है कि क्या हालात हैं कराची के, और आई थिंक वी आर द इफेक्टिव्स ऑफ कराची एंड सिंध। तो ये हालात हैं। वो कहते हैं ना कि कराची जो है वो गरीबों की माँ है और माँ ही बीमार है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही कि हालांकि माँ केयर करने के लिए है, बट हमने माँ की ही जो है ना वो मतलब उनको बीमार किया हुआ है, तो वो खुद कैसे केयर करेंगे, ऐसा ही हाल। बिल्कुल ये बात है। और उस तरफ हमारे साथ जो है कब से खामोश बैठे हैं शुएब साहब जी। आप ये बताएं कि कैसे आए, आपने कैसे ज्वाइन किया? रोटरी या हाँ वही उसी की बात कर रही हूँ मैं। तो आप आए कैसे ज्वाइन किया है वो मुझे पता है। मैंने 2018 में इसको ज्वाइन किया था, एज अ मेंबर था। उस टाइम मुझे इसकी ज़्यादा मालूम नहीं था, बट प्रमोशन हो गई बोल देना, प्रमोशन हो गई। कुछ इवेंट्स अटेंड किए, फिर हमें इसमें लोग, हमें उस टाइम मैं काफ़ी यंग था, 18 ईयर्स का ही था जब मैं रोटरैक में आया। हाँ तो अभी भी हैं वैसे। तो उस टाइम हमारे लिए ना बड़ा ज़बरदस्त एक्सपोजर था कि सारे प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे, और वो काफ़ी इतनी ज़बरदस्त किस्म के लोग थे जो मेरे आगे अभी तक मेरे मेंटोर्स हैं। तो वो मुझे वहाँ से इसके ना एक मुझे समझ एक चार्म नज़र आया रोटरैक का। सो मैंने वहाँ से कंटिन्यू किया, फिर एक पोजीशन मिली क्लब लेवल पर, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर दूसरे ईयर फिर इतनी जल्दी ग्रूमिंग हुई, मतलब हमें इतने जल्दी से अच्छे स्टेप मिले मुझे। फिर मैं प्रेसिडेंट बना अपने क्लब का, तो फिर उसके बाद मैं एडवाइज़र बन गया अपने क्लब का। तो मैं काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की। फिर जब हम रोटरैक में एक ज़बरदस्त चीज़ ये है कि आपके पास में सारे प्रोफेशनल्स ना कनेक्ट होते हैं आपके पास। इसमें हमारे पास डॉक्टर्स भी होते हैं, लॉयर्स भी होते हैं, तो उनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के साथ, उनके साथ बात करना, अपडेटेड रहना हर चीज़ के साथ। तो एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपोजर था। फिर हमारी दोस्ती यारी बड़ी। बेसिकली रोटरी का एक मोटो है फेलोशिप थ्रू सर्विसेज, कि हम आपस में पहले जाने एक दूसरे को, देन सर्व करें। तो उसके लिए फिर हमें सिंध में भी हमारा जाना हुआ, बलूचिस्तान में भी जाना हुआ, इवन पूरे पाकिस्तान में भी जाना हुआ। तो ये कि अच्छा एक्सपोजर रहा हमारा रोटरैक की वजह से। तो फिर इतना चार्म है मेरी करियर के तौर पे भी मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है रोटरैक, क्योंकि मेरे जो बताया कि यहाँ मुझे मेंटरशिप बहुत अच्छी मिली, तो वहाँ से मेरा करियर भी ग्रूम हुआ, उसके अलावा मुझे एक्सपोजर भी मिला। तो
काफ़ी चीज़ें रोड ट्रैक से मेरी कंटिन्यू रही, तो अब आज तक मुझे फिर इसके लिए अलग से मोहब्बत है मुझे पास। तो अच्छा मुझे बताएं कि बलूचिस्तान में कहाँ कहाँ गए? अब बलूचिस्तान में बेसिकली मैं ज़्यादा नहीं, वैसे उधर क्या कहते हैं कोयटा गया, ठीक है, और देन उसके बीच में हम कहीं रुके थे, ये बॉर्डर चमन के पास आई थिंक हम गए थे, मुझे इसका याद आ रहा है, थोड़ा सा वहाँ पर गए थे हम लोग। बट हम लोग रोटरी के वैसे रोटेरियन से मिले ज़्यादातर वहाँ पे, हमने कोई ऐसे वो विजिट नहीं किया प्रॉपर वे में, तो उन्होंने कहा कोई मसले हैं यहाँ पर आगे। अच्छा मुझे बताएं कि आप सिंध में कहाँ कहाँ गए? सिंध में तो मैं पूरा सिंध ही एक तरह से घुमा हुआ है मैंने। तो क्या वजह है कि आप बलूचिस्तान में सिर्फ कोयटा और चमन का बॉर्डर देखा है? अच्छा, चमन का बॉर्डर देखा यूँ क्योंकि वहाँ पर हमारे पास जो नेटवर्क था हमारा, तो वो महदूद था उस टाइम तक, और हमारे पास विजिट्स पे गए थे। बेसिकली हम जो थे वो एक्सप्लोर करने नहीं गए थे, ना हम वहाँ के फैक्ट्रीज़ को देखने गए थे। हमारा जो बेसिक वहाँ पे काम था वो हमारे जो क्लब्स के DRR विजिट्स होते हैं, हम उनकी कारकर्दगी देखने गए थे। तो वो जहाँ पे वो सेंटर में जमा हुए, उन्होंने हमें फिर अपडेट किया कि क्या सूरत हाल है। जब हम फ्लड के टाइम पे मैं गया था वहाँ पर, तो फ्लड में उन्होंने जो काम किया वहाँ पर, तो उनके उस वजह से उनसे हमारी नहीं मुलाकात वैसे हुई। जो है काफ़ी इदारे हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो मेंशन करते हैं बलूचिस्तान को, लाइक जैसे आप लोगों ने मेंशन किया है सिंध और बलूचिस्तान। जी। जब सवाल किया जाए कि आपने बलूचिस्तान कितना देखा है या बलूचिस्तान कहाँ गए, कोयटा के अलावा एक और शहर का नाम होगा, उसके अलावा नहीं, क्या वजह है? अच्छा, वजह उनकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का मैं नहीं मालूम, बाकी ये कि हमारा जो है बेसिकली रोड ट्रैक के क्लब्स होते हैं, रोटरी के क्लब्स होते हैं, तो वो डिफरेंट एरियाज़ में वो खुद वर्क करते हैं। एज ए DRR जाके हर जगह पे विजिट नहीं करता, ना वो काम करता है। तो हमारे पास जो तो क्लब्स आपने हैं, पूरा सिंध कैसे देख लिया? हमने सिंध देखा, सिंध मैंने देखा पूरा, क्योंकि वहाँ जहाँ जहाँ मैं क्लब्स में गया, जो गया वहाँ पर मैं गया था। तो बाकी सिंध में बलूचिस्तान, कितने क्लब से आप लोग के? सिंध में हमारे पास टोटल है 100+ क्लब्स हैं हमारे पास। बलूचिस्तान में कितने? बलूचिस्तान में हमारे पास रोड ट्रैक क्लब कम है, रोटरी क्लब ज़्यादा है, कितने? 10 के करीब है वहाँ पे। 10 रोटरी से क्लब। करीब जी। है। और सिंध में कितने कितने? 50 से 100 के करीब है, 100 100 के से ज़्यादा ही करीब। नहीं, 150 10 कराची और के 100 अंदर में कितना फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो सिंध और बलूचिस्तान लिखा तो दोनों गया है, बातें भी दोनों की होती हैं, बोला भी दोनों जाता है, तो बलूचिस्तान में 10 क्या? बलूचिस्तान में बेसिकली हमारे पास क्लब्स, मैं बलूचिस्तान में विजिट किया है मैंने थोड़ा बहुत। अच्छा मुझे ये तो बताएं वहाँ कि पे हालात रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान बड़ा है या सिंध? बिल्कुल बड़ा है तो बलूचिस्तान। बलूचिस्तान सबसे में बड़ा 10 क्लब क्यों? वहाँ पे बेसिकली आप ज़्यादातर हमारे पास जो बलूचिस्तान के लड़के हैं ना, जो हमारे पास डायरेक्टर्स हैं, वो भी कराची में आके पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा कम है अच्छा हमारे चले आप बलूचिस्तान गए, आप कोयटा गए, यही समझे कि अगर आप कोयटा गए तो यही जो है बलूचिस्तान का कैपिटल है, और बहुत ही जो है अगर मैं कहूँगी बलूचिस्तान तो पूरा ही खूबसूरत है। बिल्कुल। अगर महैशियत के हिसाब से अगर हम देखें तो कोयटा ठीक ठाक है, वहाँ पे जो है गरीब आवाम है पर इतने नहीं, ठीक है। आप चमन में भी गए और जो है आपने अभी तक पूरा बलूचिस्तान नहीं देखा, चले आपने कोयटा और चमन का बॉर्डर देख लिया, वहाँ पे बलूचों के क्या मसाइल नज़र आए? अच्छा, बेसिकली ना वो बहुत डिसोन है, मैं इसको मानता हूँ इस चीज़ को, कि रोटरी बेसिकली हमें बताया ना हमारा यूथ के ऊपर काम है, तो हम लोग यूथ हमारे पास वहाँ पे बहुत कम कनेक्टेड है, अवेयरनेस नहीं है वहाँ पे। मैं देखता हूँ बच्चे टैलेंटेड बहुत है वहाँ पे, हमारे पास कुछ मिले हमें, कुछ जिनसे अवेयरनेस नहीं, किस हवाले से अवेयरनेस? अवेयरनेस में सारे रोड ट्रैक के वाले से भी नहीं है, ऑब्वियसली बात है। वो बच्चे, मैं किस तरह से बताऊँ आपको कि अंडर डेवलपमेंट में है अभी बलूचिस्तान। तो मुझे ये बताएं कि अगर आपको इतना पता हो या आपके नॉलेज में हो कि जी। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, ठीक है, अभी एक फेस्टिवल हुआ तो सबसे ज़्यादा किताबें जो हैं वो कौन से सूबे में पढ़ी गई हैं, और सबसे ज़्यादा किताबें और सब किस सूबे में पाई गई हैं कि वहाँ पे किताबें हैं? बलूचिस्तान। ज़बरदस्त, दैट इंटरेस्टिंग। वहाँ पे लोग हैरान हो गए थे कि इतनी किताबें, और लोगों ने किताबें लिखी भी हैं वहाँ के जो है। अगर मैं कहूँगी कि बलूचिस्तान के हर एरिया से आपको एक शायर मिलेगा, आपको एक जो है, अगर आप पसनी की बात करें तो पसनी में अमूमन वो लोग कहते हैं कि अगर वो बात भी करते तो ऐसा लगता है उनके जो है वो अल्फाजों से वो गज़ल बोल रहे हैं या अशार निकल रहे हैं, वो ये है। तो क्या बलूचिस्तान में अवेयरनेस नहीं है? यूथ को क्या मसला है बलूचिस्तान? बेसिकली मैं आपको सच बताऊँ, यूथ में हम गए वहाँ पर तो काफ़ी, मतलब वो कॉलेजेस में बेचारे पढ़ रहे हैं, तो हमारे साथ उनसे कनेक्शन नहीं है, हमारा कनेक्शन नहीं है, मैं अपनी बता रहा हूँ आपको। अच्छा। और वैसे मैंने देखा अंडर डेवलपमेंट है वैसे बेचारा ना बलूचिस्तान को, बहुत उसकी पब्लिक इमेज पे भी ज़्यादा काम नहीं होता है कि हम लोगों को बहुत, मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ा साइड किया हुआ है उसे। लेकिन ये कि क्या वजह है? नो रीज़न, आपका नज़रिया जानना चाहती हूँ मैं। बेसिक ये है कि हम लोग जाते नहीं हैं वहाँ पे, लैकिंग बहुत होती है। इवन मैं आपको हमारे डिस्ट्रिक्ट का बताऊँ, बहुत कम होता है
जो कोई वहाँ पर जाए, क्योंकि वहाँ पे बेसिक वही बताया बिल्कुल, ना। मैं आपकी इस बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं जाते बलूचिस्तान, क्योंकि अगर हम ये देखें कि जैसे बकौल आपके सिंध में अगर जो है 100 से ज़्यादा क्लब्स हैं तो बलूचिस्तान में सिर्फ 10 हैं, तो यही सबसे बड़ी मिसाल है कि बलूचिस्तान में कोई नहीं जाता। बलूचिस्तान अभी तक आधा बलूचिस्तान का 1% यही 1 से 2% लिखा हुआ है लोगों ने, और जो है वो कहते हैं कि हमने बलूचिस्तान। देखिए बहुत मैं ऐड करूँगा शुएब भाई की बातों में, और आपने बहुत मतलब एक वैलिड उसकी तरफ पॉइंट आउट किया है। 2-3 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। लेक ऑफ कम्युनिकेशन, अगर हम वर्ड को थोड़ा सा समझें तो लेक ऑफ कम्युनिकेशन ये कि आप जो है ना अपने चारों सूबों के अंदर एक ऐसा कनेक्शन क्रिएट करें कि किसी भी शख्स को, चाहे वो बलोच भाई हैं, सिंधी भाई हैं, पंजाब, जो भी है, मतलब हम पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल, तो हमें किसी को भी कोई फेयर ना हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, फ्री एक्सेस हो। हमारे इसमें तमाम इदारे जिसमें इन फोर्स एजेंसीज़ भी हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी हैं, पुलिस भी है, और हम खुद भी हैं, उनके साथ साथ हम खुद भी हैं कि बीइंग ए इंडिविजुअल, बीइंग ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एक दूसरे को इतने अच्छे से ट्रीट करें कि कोई भी बंदा हमारे पास आते हुए ना डरे ना परेशान हो। सेकंड थिंग, जो लेक ऑफ कम्युनिकेशन या हमने उनको ये चीज़ की है, उसका रीज़न ये कि आप जब डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करेंगे, आप सबको इक्वल समझेंगे, चाहे वो पंजाब का रहने वाला हो, बिल्कुल, चाहे वो सिंध का रहने वाला हो, चाहे वो बलूचिस्तान का रहने वाला हो, ही इज़ इन पाकिस्तान, ठीक है, वो पाकिस्तान बना रहा है, सब मिल के पाकिस्तान बना रहे हैं। तो आप जो इस्लामाबाद के लिए कर, अब फिर वही वाली बात आ जाएगी। अब मैं 2 दिन पहले एक अपने लॉज पढ़ रहा था, उसमें मैंने 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंगली देखी। उस दिन मेरे दिल में भी यही आया कि जैसे आप बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, आपको बलूचिस्तान से मोहब्बत, एक ये नेचुरल होती है, जो जिस सूबे का होता है उसको सूबे से, फिर उसके बाद उसको उसके कंट्री से, ये एक नेचुरल है। मैं अब 2 दिन पहले लॉ पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर 2 लॉज मैंने देखे। एक था कि मैंडेटरी और नेसेसरी एजुकेशन 16 ईयर तक, वो सिर्फ पर्टिकुलरली इस्लामाबाद के लिए। आपने एक कानून बनाया है क्या भाई सिर्फ इस्लामाबाद में लोग रहते हैं? सिंध भी है, पंजाब भी है, बलूचिस्तान भी है, केपी के भी है, वो पर्टिकुलरली लॉ बनाया गया है सिर्फ इस्लामाबाद के लिए कि 16 ईयर एजुकेशन मैंडेटरी करा दी गई है कि आपने प्रोवाइड करनी है। इवन दो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, बट आपने उसके बाद भी एक लॉ बनाया। सेकंड थिंग, हमारा एक कानून है सिविल प्रोसीजर कोड, जिस नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे अदालतों में क्या होता है कि आपने एक बार एक बंदे को केस कर दिया तो उसके बाद उसका बेटा आ गया, पोता आ गया, और लेकिन केस का फैसला नहीं होता। यानी कि अगर किसी को आपने गलत तरीके से भी केस में इन्वॉल्व कर दिया, उसकी कोई कंपनसेशन नहीं है। इस्लामाबाद में क्या कानून बनाया है, 3 या 4 साल पहले की बात है, कि अगर कोई शख्स किसी के ऊपर गलत मुकदमा दायर करता है तो कोर्ट उस गलत मुकदमा दायर करने के ऊपर उस शख्स को जिसने गलत किया है उससे पैसे दिलवाएगी उस शख्स को जिसके ऊपर गलत मुकदमा हुआ है। तो जब आप ये कानून इस्लामाबाद के लिए इन्हें कर रहे हैं तो ये बलूचिस्तान के लिए क्यों नहीं है, सिंध के लिए क्यों नहीं है, पंजाब के लिए क्यों नहीं है, केपी के लिए क्यों नहीं है? तो अगेन वही बात कि सबसे पहले तो आपने ये सोचना होगा कि डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करके इक्वल पाकिस्तानी हर शख्स को समझ के उसके बाद आप कोई भी लॉज बनाएं। उसके बाद जो सूबों के ड्यू शेयर्स हैं, अगर हम थोड़ा सा पॉलिटिक्स की उसमें जाएं, जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली कहते हैं कि यार पॉलिटिक्स से आप दूर रहें, भाई हम पॉलिटिक्स को अगर हम नहीं समझेंगे या हम अपने हक के लिए बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर यही होगा कि कोई भी इलिटरेट लोग हैं वो हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे और वो हमारे हकूक को सारी जिंदगी 70 सालों तक ऐसे चलते रहेंगे। जो है वो सियासतदानी समझ नहीं आएगी, लोग हमारे साथ सियासत ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब स्पेशली जो अब ये वक्त आ रहा है, टाइम है, तो हमारे जो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है इस टाइम के लिए कि आप लोग खुद भी निकलें इलेक्शन के टाइम, और इलेक्शन में उन लोगों को आई थिंक पार्टिसिपेट करना चाहिए जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने आप को जानते हैं। जैसे आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई, और आई थिंक सो कि ऐसा है कि बलूचिस्तान में माशाल्लाह पढ़े लिखे लोगों की कमी है ही नहीं, बहुत माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं सब हैं। और इंटरेस्टिंगली कि आपके चारों सूबों से कम आबादी बलूचिस्तान की है, बट उसके बावजूद सबसे ज़्यादा पढ़ने का रेशो उनके पास है, लिखने का रेशो उनके पास है, बुक परचेज करने का उनके पास है। तो डेफिनेटली कमी किसी भी चीज़ की नहीं है, बट वही है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करके इक्वल रख के सबको उसके बाद फैसले करने होंगे, तो आई थिंक सबके लिए इक्वल रहेगा। बिल्कुल ये चीज़ है। अगर हम इस चीज़ को देखें कि बलूचिस्तान को एक तो अगर मैं कहूँगी कि तालीम के हवाले से इग्नोर किया जाता है, ख्वाह वो हायर जो है एजुकेशन कमीशन क्यों ना हो।
क्योंकि कुछ महीने पहले जो है एक जो है उनकी रिपोर्ट जो है वो उन्होंने वायरल हुई थी, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में जो है इस्लामाबाद में अगर जो है हमारे पाकिस्तान के कैपिटल, उसमें कितने गैर कानूनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें कितने गैर कानूनी स्कूल हैं, कितने गैर कानूनी कॉलेजेस हैं, वो बाकायदा जो है रजिस्टर्ड नहीं है वो चीज़ें, उनकी लिस्ट आई हुई है। ठीक है, इस्लामाबाद की है, खैबर पख्तूनख्वा की है, पंजाब की है, सिंध की है, बलूचिस्तान का नाम ही नहीं है। ये कैसे देखें? तो क्या बलूचिस्तान को जो है इग्नोर किया जा रहा है इस चीज़ के हवाले से? ठीक है, तो चले बात ये होगी कि गैर कानूनी चीज़ें ठीक है नहीं है, बलूचिस्तान का नाम नहीं था उसमें। ठीक है, बलूचिस्तान में तो कॉलेजेस ही नहीं है, गिने चुने कितने होंगे? कौन बता सकता है कि मुझे बलूचिस्तान में कितने कॉलेजेस हैं, कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने स्कूल हैं? कोई नहीं बता। आई थिंक इसमें दूसरी जगह जाने के बजाय में एक छोटा सा इसमें ये फैक्टर भी बड़ा इन्वॉल्व होता है। जैसे अगर मैं अपने सूबे की बात करता हूँ तो फेडरल गवर्नमेंट के पास जाने से पहले या किसी भी अथॉरिटी के पास जाने से पहले सबसे पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जिनको चाहे मैंने उनको इलेक्ट किया है, चूज़ किया है, नहीं किया है, जो मेरे साथ मेरे ऊपर गवर्नमेंट हुकूमत कर रहे हैं पिछले इतने सालों से, क्या मैंने कभी उनसे पूछा है इस हवाले से? क्या मैं इस चीज़ पे कभी गौर करता हूँ कि यार मैं हर इलेक्शन में जिस शख्स को लेकर आ रहा हूँ वो मेरे लिए क्या काम करता है? अब अगर हम MNAs और MPs की बात करते हैं या लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, जब मैं वोट कास्ट करने जा रहा हूँ तो क्या मैं ये चीज़ देखता हूँ कि मैं जिस शख्स को वोट देने जा रहा हूँ वो मेरे लिए एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, मेरे लिए हेल्थ प्रोवाइड करेगा, मुझे स्कूल देगा, मेरे बच्चों को तालीम देगा? हम ये नहीं देखते। मतलब अगेन वही बात आती है कि हम खुद भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं। अब जैसे हम बलूचिस्तान की बात करते हैं कि बलूचिस्तान में हर बार बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो होती है वो हर बार हुकूमत में होती है, चाहे वो प्रीवियस हुकूमत थी उसमें भी थे, वो उससे पहले हुकूमत थी उसमें भी थे, यानी उन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो हुकूमत में ना हो। इवन बलूचिस्तान का वज़ीर आला भी है। तो फिर कहाँ ऐसी वजह है कि हमारे अपने ही, ऐसा तो नहीं है कि हमारे अपने ही लोग जिनको हम अपने ऊपर हुकूमत करवाते हैं वही हमारे लिए नुकसानदेह हो रहे हैं? ये हमें तो जो है अपने स्कूल में, अपने जो है किताबों में जो हमारा है वो SST की किताब हम बोलते थे, वो उसमें जो है हमने पाकिस्तान पढ़ा है, उसमें हमने जो जंगलात के फ़वाइद देखे हैं, हमने जो उसमें बलूचिस्तान को सिर्फ पढ़ा है, हमने सिंध को पढ़ा है, हमने पंजाब को पढ़ा उसमें कि कितना खूबसूरत हमारा पाकिस्तान है, इसमें इतने वसाइल हैं, इसमें हमारी मैशत को इतना फ़ायदा हो सकता है, पर वो मुझे कहीं नज़र नहीं आता। हमने ये पढ़ा है कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। ठीक है, इस परचम के साए तले इस्लामाबाद में जो मार्च किया जा रहा है बलोचों का, वहाँ तो स्पीकर चोरी हुई। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बीइंग ए लॉयर मैं इस चीज़ के हवाले से तो बिल्कुल बोलना भी चाहूँगा कि देखें, और हमारे चीफ साहब ने भी इस पे बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए हैं, अगर आपने जजमेंट उनकी पढ़ी हो और उनका लास्ट ऑर्डर पढ़ा हो। बिल्कुल। तो जैसे ही जिस दिन ये तमाम चीज़ें हुई हैं वो पुरअमन मार्च के लिए आ रहे थे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने के लिए, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल बड़ा क्लियर है, जो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स हैं 8 से 28, उनमें ये क्लियरली है कि आपका बोलने का राइट है, प्रोटेस्ट करने का राइट है, असेंबली का राइट है, तमाम राइट्स आपके मौजूद हैं। तो जब वो प्रोटेस्ट करने गए तो उनको अरेस्ट किया गया है। तो जब हमारे कुछ लॉयर्स थे उन्होंने पिटीशन फाइल की कि हमें प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है, तो चीफ साहब ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए कि प्रोटेस्ट करना किसी भी इंसान का, बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, उसका राइट है, आप उसको प्रोटेस्ट करने से नहीं रोक सकते, सब्जेक्ट टू सब कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अगर कोई आपके ऊपर इतना वायलेंट होके आ रहा है जैसा कि अपेरेंटली नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तमाम की तमाम औरतें थी, ठीक है, उनके साथ कुछ बच्चे थे, इवन अगर कोई मर्द भी होता है तो इसमें कोई इशू नहीं है, जब तक आप पीसफुल हैं, आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा सकते हैं। अगर आप अपना प्रोटेस्ट हुकूमत को रिकॉर्ड नहीं कराएंगे तो किसके पास जाएंगे? बिल्कुल, आप अपने ही मुल्क के लोगों से अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे ना। तो ये तो जो हमारी हुकूमतें हैं इनको भी इस चीज़ पे नज़र षानी करनी होगी, सोचना होगा कि देखें, अगर आपके घर में तमाम चीज़ें आपको मिल रही हैं तो आपको शौक नहीं है कि आप रात को सर्दी में निकल के जो है ना बाहर रोडों पे घूमेंगे। बिल्कुल, किसी इंसान को शौक नहीं होता। हर इंसान को ये होता है कि यार मुझे अपने घर में तमाम चीज़ें मिल रही हैं, मैं फजूल में क्यों बाहर घूमूंगा। आखिर उनके साथ कोई ना कोई इशू तो है। जैसे अभी आप 2 मिनट पहले हम बात कर रहे थे कि अगर कोई बच्चा रो रहा है तो पीछे उसके कोई ना कोई रीज़न है, शायद उसको भूख लगी है, उसको कोई तंग कर रहा है, उसको कोई परेशानी है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग जिसकी वजह से वो रो रहा है। तो सेम थिंग अगर कोई बड़ा इंसान है जैसे हम हैं, अगर हम प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं,
तो हमारे साथ कोई ना कोई गलत है तो हम आपके पास आ रहे हैं ना। अगर कोई गलत नहीं है तो आप हमें जस्टिफाई कर दें कि देखें ये आपकी डिमांड्स ये गलत डिमांड है, तो हम उस पर नज़रसानी करें। तो एक तरीका है जो कि सिर्फ पाकिस्तान ही हमारा एक यहाँ पे ऐसा लाइन ऑर्डर होता है, अदरवाइज़ आप दूसरे ममालिक में देख लें। अगर फ़िलिस्तीन इशू की हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं, कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है। इवन फ़लस्तीन का अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है, फ्रांस से कोई ताल्लुक नहीं है, इंग्लैंड से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको सपोर्ट किया जा रहा है। इवन अगर मैं आपको मोस्ट रिसेंटली एग्जांपल दूं, ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर हैं उस्मान ख्वाजा साहब, वो क्रिकेट के दौरान उन्होंने ब्लैक पट्टी जो है ना यूज़ की है और उसने एज ए प्रोटेस्ट किया। तो उनके एक कैप्टन पैट कमिंस जो है ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, उन्होंने उसको सपोर्ट किया है। ये नहीं कहा कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई प्रोटेस्ट करना उसका राइट है, बिल्कुल, और उसने अपनी आवाज़ बुलंद की, मैं उसकी फेवर में हूँ। तो हम तो पाकिस्तान के रहने वाले हैं और पाकिस्तान के रहने वाले, और पाकिस्तानियों ने तो अपना एक ऐसा बहुत ही अच्छा मिसाल बनाया, वो ये है कि पूरी दुनिया में अगर सवाल किया जाए, आवाज़ उठाई जाए किसी चीज़ के हवाले से, तो उसकी आवाज़ को बुलंद किया जाता है, ठीक है, सवाल को और ऊपर जो है उठा दिया जाता है। पर पाकिस्तान में जैसे सवाल किया है उसी को उठा दिया जाता है, उसके मुंह पे बंदूक डाल के गोली चला दी जाती है। ऐसा ही है और ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिसपे हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का भी आपको पता है, और हमारी कोर्ट्स भी आई थिंक इस पे भी विजिलेंट हुई हैं। आपने रिसेंटली कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी जजमेंट्स देखी होंगी कि जहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पेशली ऑर्डर करके यहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स कॉल की हैं कि कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं या क्या क्या ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, लोगों को मिस किया जा रहा है या उनको विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एडॉप्ट किए उनको जो है ना आप मिस कर देते हैं। मतलब कानून मौजूद है, अगर मैंने गलत किया है, मैं मानता हूँ ठीक है मैंने गलत कर दिया, जो भी गलत किया है, आपके पास कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं। आपका काम, अगर हमारी पुलिस है, रेंजर है, आर्मी है, जो भी इदारे हैं, आपका काम क्या है कि आपने उस शख्स को अरेस्ट किया है, ठीक है, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ अपनाते हुए आप उसको प्रोड्यूस कर दें। क्योंकि हमारा कानून कहता है कि अगर आपने किसी भी शख्स को अरेस्ट करना है विदाउट वारंट, विद इन 24 आवर्स आपने उसको प्रोड्यूस कर देना है कोर्ट में। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि अब्यूज़ ऑफ लॉ से बचाया जा सके, मावरा अदालत चीज़ों से लोगों को बचाया जा सके, ताकि अगर आप किसी ने भी कुछ भी गलत किया है आप ला दें, कोर्ट उससे सेटिस्फाई हो जाएगी तो कोर्ट उसको, अगर उसको सज़ा देनी होगी सज़ा हो जाएगी, उसको छोड़ना हो तो कोर्ट छोड़ देगी। लेकिन ये कहाँ का कानून है या ये कौन सा है कि मैं अपने तौर पे उठाऊं, मैं खुद ही उसका फैसला कर लूं? बिल्कुल, हम इस हवाले से बात करते हैं, पर अभी एक टाइम होता है छोटे से ब्रेक का। जैसे मैंने कहा कि हमें सिखाया जाता है इस परचम के साए तले हमें कि ना हमें परचम मिला, ना हमें उस परचम का साया मिला, पर जो इस परचम पे जो डंडा लगा हुआ था हमें सिर्फ वो डंडा मारा गया। अभी एक टाइम होता है छोटी सी ब्रेक का। वशत के मनी वशी वशी गोले चारों कान छो ब्रेक अच्छी पहला मगा पुत्रान कन गए थी जस्ती बलूचिस्तान बाबता माँ कमो ट्यूशन थी कमानी ना तो कशोती कमो माइन वगैरह चारता अमाय नहीं बाबदा का पुत्रान करी भले अमाय के ने मैं चार के मैं कुछ निश्ता जस्ती शुएब साहब आ कमो खामोशी जो आये गो कि पहले जस्ती मोती इदारा ज्वाइन को तभी तो मैं एक मेंबर ही बने तक मेंबर ही भी तक ये बात मना चिकुशन थी देखिए सीढ़िया वती कदम मेरे को तब पता ये बात देखिए सीढ़िया कदम मेरे को तनी फाइनेंस है तो बात करनी मैं जस्ट कनक लूटी दी में जस्ती इरादा ये चीज सोचता फ्यूचर अच्छी कनक ड्यूटी। सवाल तो समझ आ गया होगा, इतना नहीं आया मुझे दोहराना पड़ेगा। दोहराऊं? फ्यूचर का समझ आया कि फ्यूचर में आपने कहा कदम समझ नहीं आया आपको? वो तो चलना समझ में आ जाए। चलिए ठीक है, मैं बता देती हूँ। मैंने बोला कि हम कब से बात करें कि शुएब साहब जो है वो खामोश बैठे हुए, चलिए इनसे सवाल करते हैं। जैसे आपने जब अपने इदारा ज्वाइन किया था तब जो आप एज अ मेंबर, फिर उसके बाद आपने एक और जो है सीढ़ी पर आप चढ़े, फिर उसके बाद एक और, फिर अब आप जो है वो फाइनेंस में आ चुके हैं। आगे का क्या इरादा है आप? अभी जैसे मैं बताया इसके रोटरी का डायरेक्ट प्रेसिडेंट नहीं, अभी यहाँ पर मैं लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं, क्योंकि उसके पास एक नॉमिनल पावर होते हैं। सो बेसिकली अभी हमारा जो प्लान है उसका अभी जो डीआरशिप को लेकर है हमारे उसमें है। तो अभी जो हालात हैं आजकल यूथ के हवाले से हमारे पास, तो काफ़ी उसमें जो है ना इन्फ्लेशन रेट जब से हाई हुआ है हमारा, तो बच्चे जो हैं काम करना चाहते तो हैं,
हमारे साथ कनेक्ट भी होना चाहते हैं, बट वो नहीं हो पा रहे क्योंकि अब प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं लोगों की ना, सिर्फ कम्युनिटी को साथ साथ अब अपनी उनको घर भी देखना है, अपनी पॉकेट भी देखनी है, सब कुछ करना है। सो बेसिकली हमारा जो मेरे डीजी साहब, हमारे रिजवान आडिया साहब जो है, हमारा पहले एक प्लान यही है कि यूथ इंटर्नशिप के ऊपर हम जाएँ, क्योंकि हमारे पास रोटरी के पास एक बहुत बड़ा चैनल है उनके रिगार्डिंग। ये हमारे पास काफ़ी कंपनीज़ के CEOs वगैरह हैं, बेसिक रोटरी का मेंबर बनते ही सारे इस तरह के लोग हैं। तो हम उनको उनकी कंपनीज़ में जो उनकी जो हो क्लासिफिकेशन हो उसके हिसाब से कोई मैंने इंटर्नशिप वगैरह या कोई उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि अपने कैरियर को वो ग्रूम कर सकें। हमारा फोकस भी यही है कि एम्प्लॉयमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट वाला। तो इंशाल्लाह तो इस पर हमारा फोकस है कि बेसिक यूथ को एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एम्पावर करो, क्योंकि आगे जो हालात है। उसके अलावा हमारा यही है कि क्या इसका प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमारा जो काम है वो हमारा इंशाल्लाह ये कि सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स करें हम लोग, और उसके ऊपर हम काफ़ी काम अभी से हम प्लानिंग करके रखा है हमने कि आगे चाहे वो लिटरेसी के हवाले से हो, चाहे वो कम्युनिटी के हवाले से हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से हो। बट मेरा जो अपने एज अ DRRship में मेरा मेन फोकस जो है वो इकोनॉमिक एंड कम्युनिटी सर्विसेज के ऊपर है। तो मेरा प्लान यही है कि हम यूथ को एम्पावर करें रिगार्डिंग उनको विद जॉब के थ्रू या उनको उनके कैरियर में कहीं हमको हम हेल्प आउट करें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पर मैं जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है या जो आगे आने वाला जो दौर है उसको इस नज़रिए से देखती हूँ कि इस दौर में लोग ये समझते हैं कि इससे पहले वाले दौर में हर किसी के पास गवर्नमेंट नौकरी, ठीक है। अब इस वाले दौर में कि हमें गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, हम प्राइवेट की तरफ देख भी नहीं रहे, ठीक है। कुछ भी है, हम क्या करें, अपनी डिग्रियां फाड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम अपनी डिग्रियों को आग लगा रहे हैं, अपनी डिग्रियों पे मीम्स बना रहे हैं कि अगर हमने इंजीनियरिंग कर लिया, हमने BBA कर लिया तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि हम जो है कोई मकई का ठेला लगा दें, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मकई का ठेला लगा दे, मतलब ठेला लगाने का सोच लिया पर ठेले को बिजनेस नहीं सोचा। बिल्कुल ऐसा ही है। This is the point. ठेले को बिजनेस नहीं सोचा। Right. हमें क्या करना है, हमें हर जगह जो है नौकरी करनी है, हमें कोई बिजनेस नहीं करना, ठीक है। आगे वाला जो दौर आएगा उसमें ना आपको गवर्नमेंट की नौकरियां मिलेंगी, ना आपको वैसे जो है कोई भी इस तरह के एम्प्लॉयज वगैरह नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम देखें हम अभी 10 साल पीछे हैं बाकी कंट्रीज से, ठीक है। 10 साल पीछे हैं। अगर हम उनको देखें वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में भी आपको क्या नजर आए, रिपोर्ट्स, ठीक है, वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, सब अपना खुद बिजनेस बनाए। क्या आप लोगों ने इस चीज़ पे नहीं सोचा कि आप जो है आने वाली जनरेशन में ये चीज़ जो है उनमें अवेयरनेस दें कि आपके अंदर जो टैलेंट है आप उसका इस्तेमाल करें, बजाय आप कंपनियों में जाके काम करने के, ठीक है। आपका जो हुनर है आप उसको तराशें, आप उसको जो है तलाश के उसको तराशने की कोशिश करें। क्या है जो मकई का ठेला है, आप उसको मकई के ठेला ना देखो, आप उसको एक बिजनेस देखो, ठीक है। मैंने अपने पहले भी प्रोग्राम में कहा है, चलें ठीक है हम तीनों सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, हम मक्खी वाले के पास चले जाएंगे, ठीक है। हमने जो है, मुझे मक्खी बहुत पसंद है, हमने मक्खी ले ली, कितनी 50 ही, आपने 50 ही, आपने 85 मैंने ले ली, और वहाँ पे 6 लोग और करें, ठीक है। कितने हुए? आई थिंक 9 बंदे हो गए तो 400-500 के करीब तो उसने कमा 400-500 सिर्फ उसको एक ही, मतलब अगर मैं कहूँ 10 मिनट के अंदर उसने 400-500 कमा लिए 10 मिनट के अंदर। वहां पे अगर वो अपना 5 घंटे या 6 घंटे भी ठेला लगा ले तो कितना कमा लेगा? बिल्कुल बहुत ज्यादा। हम उसको बिजनेस नहीं देखते, हम उसको ये देखते हैं कि भाई पता नहीं कैसे कपड़े पहने हुए, ऐसे मकई का ठेला लगा लिया, ये गरीब होगा भाई, हम उसको उसकी इनकम कितनी होगी। नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। ये बेसिकली हम आगे जो दौर है एंटरप्रेन्योरशिप का है, जिसको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, बिल्कुल। बट मेरा जो टारगेट वो था कि कराची के जो हालात हैं, यहाँ पे बच्चे जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप देखें जो भी बच्चा है वो आजकल हमारे मुल्क के अंदर ही ले लें, वो अपने कम से कम जो हमारे पास जो है अपने क्या कहते हैं एक्सपेंसेस खुद बेयर करने की कोशिश करता है। तो उसके रिगार्डिंग अगर उसको उसकी मतलब उसके क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसको कोई जॉब मिलती है, लाइक इंटर्नशिप मिलती है, ग्रूम तो करेगा ना कहीं जाके। आप ज़रूरी नहीं है कि आप कंपनी में जाके मुलाजिम ही बने, आप वहाँ से स्किल्स सीखेंगे, आप डेवलप करते हैं स्किल्स आपकी, आप जो पढ़ रहे हैं आपको प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है। अगर आप एक एक्सपीरियंस लेके फिर आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो फिर आप एक कामयाब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मेरा टारगेट वही है हमारा कि एंटरप्रेन्योर ही बने, इंशाल्लाह बने, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कोई हो। देखें ये बेसिकली जॉब जो होती है ना वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए होती है, ठीक है ना। तो उनका सर्वाइवल तो अच्छा गुजरे और उनको वो टाइम भी उनका ग्रूम हो,
उनका जो है ना ये ना हो कि बेचारे कहीं आप देखें ना आधे से ज़्यादा आवाम हमारी कॉल सेंटर में घुसी हुई है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है कॉल सेंटर का देखा जाए तो उनका कैरियर ओरिएंटेड तो हो, कल को एक्सपीरियंस उनके काम तो आए, कल को वो कुछ काम करें उनके बाद बेनिफिट तो हो उसका। मेन एम्पावरमेंट यहाँ से आएगी लोगों को ना, वो आगे अब उनके ऊपर है, हम अवेयर कर सकते हैं, हम सिखा सकते हैं, हम प्रोवाइड कर सकते हैं बिल्कुल। बट एट द एंड सब कुछ उनके ऊपर है। बिल्कुल, ये चीज़ है कि जैसे इंटर्नशिप की बात हुई, आप इंटर्नशिप करो, आप ये करो वो करो। सबसे पहले ये है कि अगर हम कराची को देखें कि कराची में भी कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे जो है 10% लोग स्कूल जाते हैं, सिर्फ स्कूल। बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ स्कूल, वो उन्होंने ना जो है कॉलेज की शक्ल देखी है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको स्कूल का भी नहीं पता होता, ठीक है। फिर वो जो है वो ही बैठे हुए होते हैं गवर्नमेंट नौकरी की तलाश में, ठीक है। फिर वो क्या बोलते हैं कि पढ़ के क्या करना, गवर्नमेंट नौकरी तो मिलनी ही नहीं है। एग्जैक्टली। देखिए इसमें और ये है कि मैंने कहा कि हम सोशल मीडिया में इतने जकड़ चुके हैं जिसमें हमारा दिमाग ये है कि हमने मक्खी के ठेले को मक्खी का ठेला समझा, हमने उसको बिजनेस नहीं समझा। हमने फ्रेंच फ्राइज वाले के पास हम जाके उससे फ्रेंच फ्राइज लेंगे, पर हम उसको बिजनेस नहीं समझेंगे। भाई जब आप उसको पे कर रहे हो, पैसे दे रहे हो ना, तो आपके पैसे उसके पास जा रहे, तो वो कलेक्टर है, तो ये बिजनेस होता है। हम इसको बिजनेस नहीं समझते। अगर आज उसका फ्रेंच फ्राइज का ठेला है, कल उसका जो है एक कैफे भी हो सकता है। हाँ, हम इस चीज़ को नहीं समझते। अगर हम उसको देखिए, चाय वाला इतना मशहूर हो गया अपनी पिक्चर से, बिल्कुल, तो हम क्यों नहीं हो सकते। उसकी खूबसूरती थी। खूबसूरत इंसान ज़रूरी नहीं है आप अपने वो एक फेस से हो, आप दिल से भी हो सकते हो, अपने दिमाग से भी हो सकते हैं। दिमाग हर किसी के पास है, साइज सेम है, इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और हम अपने दिमाग पे, जो हमारे इतना दिमाग है ना, उसके कॉर्नर्स बने हुए होते हैं कि कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। हमने उसका आधे से ज़्यादा ये सब सोशल मीडिया से बढ़ चुका है। उसमें सिर्फ रील्स है, हमने घर जाके लेट के रील्स देखना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। अगर हमने रिलैक्स भी होना है तो हमने रील्स पे ही होना है। तो मैं इस पे जो है आपसे बात करना चाहूँगी कि अगर हम देखें तो जो है फैमिली से सेपरेट होने के कितने केसेस आ रहे हैं, उनकी क्या वजूहत है? अगर आप थोड़ा सा इजाज़त दें तो एक बात ऐड कर दूं पीछे वाले सेक्शन के हवाले से। जैसे आपने एम्पावरमेंट की बात की और ये चाय वाला की बात की, तो एक आप खुद भी जानते होंगे इंडिया में एक लड़का है MBA चाय वाला, है ना? MBA चाय वाला का स्टोरी भी सेम इसी तरह है कि उसने पहले MBA किया, सब कुछ किया, थोड़ा अप्लाई वगैरह किया होगा, डिसहर्ड हुआ, उसके बाद उसने फाइनली डिसाइड किया कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। और उस पर्पज़ के लिए किया कि मैंने चाय का ठेला नहीं लगाना, बल्कि आई हैव टू स्टार्ट माई बिजनेस। और उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आज वो MBA चाय वाला करोड़पति इंडिया के अंदर। और उसके बड़े बड़े वो उसके बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, और MBA चाय वाला पे लोग स्पेशली जाते हैं चाय पीने के लिए। तो दिस इज़ द बिजनेस। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम अपनी थॉट्स को थोड़ा सा चेंज कर लें जस्ट, तो कोई भी काम बुरा नहीं है, चाहे आप वो किसी भी काम का स्टार्ट ले लें, ठीक है। और उस स्टार्ट के बाद आप उस पर चलते रहें। एक टाइम लगता है डेफिनेटली, ऐसा नहीं होता कि आपने आज स्टार्ट किया तो कल आपका बड़ा रेस्टोरेंट बन जाएगा। टाइम होता है 5 साल 10 साल, लेकिन अल्टीमेटली आप एक बहुत बड़ी जगह पे जा सकते हैं। बिल्कुल। अब हम आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉ के हवाले से आपने भी क्वेश्चन किया कि सेपरेशन और डाइवोर्स ये इश्यूज। देखिए मैं ये ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मेरी कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, बट अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल 3.5 साल मुझे प्रैक्टिस में हो गए, और मैंने काफ़ी आई थिंक मोर देन 25-30 केसेस जो है ना, मैंने फैमिली केसेस भी डील किए हैं अलॉन्ग विद सिविल, क्रिमिनल और अदर मैटर्स। तो जो फैमिली केसेस के अंदर मोस्ट प्रोबेबली मेरी कोशिश होती है बीइंग ए लॉयर, मेरी क्या मतलब ज़्यादातर लॉयर्स की कोशिश होती है कि अगर हमारे पास फैमिली मैटर कोई भी आता है, तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये होती है, जो हमारा लॉ भी कहता है, हमारी कोर्ट्स भी कहती हैं, कि आप उस मैटर को बिठा के, हस्बैंड वाइफ हैं जो भी हैं उनको बिठाएं, उनको रिकन्सिलिएट करवाएं, उनको आपस में बिठाएं, उनको समझाएं कि आपने आगे जाके इस रिलेशन को ख़त्म करके कुछ मिलना नहीं है, बेहतर ये कि आप बैठें, समझें, इस चीज़ को करें। लेकिन जहाँ जो मैंने देखा, या मैंने इसमें ना कोई ये मैं कहता हूँ कि पढ़े लिखे होने का मसला नहीं है, ये नहीं है, वेल सेटल्ड फैमिली हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक सोशल मीडिया का फैक्टर, जहाँ मैंने ऑब्जर्व किया है कि सोशल मीडिया वाला फैक्टर जो है वो बड़ा इम्पेक्ट करता है, और लड़कियाँ इस वजह से ज़्यादातर प्रेफर करती हैं कि बस हमने सेपरेशन की तरफ जाना है। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि कुछ जगहों पे बिल्कुल आपका राइट है, देखें खुला का राइट या सेपरेशन का राइट इस्लाम ने भी इसी वजह से दिया है कि अगर आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, हद से ज़्यादा आपको परेशान किया जा रहा है, देन यू हैव अ राइट टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम हिम।
बट अगर छोटी मोटी मसाइल हैं, छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, अगर आपको ये इशू है कि आप अपने हस्बैंड के साथ जॉइंट फैमिली में रह रही हैं और आप सेपरेट रहना चाहती हैं, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं जिसको सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल। आपके खाने पीने के इश्यूज़ हैं, उनको हल किया जा सकता है, सिवाय एक दो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इतना मतलब ऐसा इंसान है जो आपके ऊपर जुल्म कर रहा है, जो आपको मार रहा है, जो आपसे कोई ऐसी चीज़ें करवा रहा है जो कि ना इस्लाम में अलाउ है या जो आपके कानून में अलाउ नहीं, तो आपको एक हक है। तो मैं ज़्यादातर ये देखता हूँ कि हमारे मर्द हजरात को भी और जो हमारी लेडीज़ हैं उनको भी इस चीज़ को कंसिलिएट करना समझना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए कि सेपरेशन कोई अल्टीमेट हल नहीं है। अगर आप आज एक से सेपरेट होकर दूसरे की तरफ जाते हैं तो इसके क्या चांसेस हैं कि वो दूसरे वाला शख्स, चाहे वो लड़की है या लड़का है, वो बहुत अच्छा होगा। किसके माथे पे लिखा हुआ है कि इसको आपने छोड़ दिया, दूसरे वाला है ना बहुत अच्छा होगा। तो इसमें ये हमने देखा बहुत सारे लड़के भी ऐसे होते हैं कि जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर रहे होते हैं, बीइंग ए हस्बैंड, जो उनकी ज़िम्मेदारी एज़ पर लॉ, एज़ पर इस्लामिक लॉ उनके ऊपर होती हैं, वो पूरी नहीं कर रहे होते हैं। तो जजेस की भी ये होती है इसके अंदर, और लॉयर्स की भी ये कोशिश होती है कि जिन चीज़ों को हम सोल्व करवा सकते हैं, हमारी कोशिश होती है। इवन मैं अपने खुद की बताऊँ, पिछले महीने का एक केस था मेरे पास, फैमिली मैटर था, तो उसमें हस्बैंड वाइफ का इशू था। सेम यही मैटर था कि वाइफ जो है हस्बैंड का घर छोड़ के घर चली गई वालदा के पास। अच्छा, अब वालदा की बात आई तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी होता है कि 70% केसेस में मैंने ये देखा कि हस्बैंड और वाइफ खुश हैं, वो अपनी लाइफ अच्छे से गुजार रहे हैं, मगर का मसला हो रहा है। यस, दिस इज द पॉइंट कि उनके अंदर जो सेपरेशन का काज बन रहा है, जो सेपरेशन का इशू बन रहा है, या तो वो उनके पेरेंट्स या उनके बहन भाई या उनके भाभी, मतलब हस्बैंड वाइफ खुश हैं अपनी लाइफ के अंदर, बट जो आपके साथ दूसरे लोग हैं, उस दूसरे लोगों की क्या वजूहत हैं कि आप एक हस्बैंड और वाइफ की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरेंगे। बिल्कुल। इवन हस्बैंड और वाइफ भी हैं तो हस्बैंड के ऊपर भी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो टोटल अपनी वाइफ की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरे, और वाइफ से भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो 100% मेरी उन पे एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरे। ये तो एक ऐसा रिलेशन है जहाँ आप दोनों ने एक दूसरे को समझना है और एक दूसरे को समझ के चलना है। बट जो हमने देखा मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि हस्बैंड वाइफ को जब हम बिठाते हैं, उनसे पूछते हैं तो पता चलता है कि यार फलाने को मसला है, उसको मसला है, हमारा नहीं है। तो अब ये जो केस था जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, उसमें भी यही था कि लड़की की वालदा जो है वो लड़की को जाने ना दें हस्बैंड के पास, कि नहीं वो खुद ही आएगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है, और वो खुद यहाँ पे आएगा। मैंने लड़के को समझाया, मैंने कहा यार आप चले जाएँ, कोई इशू नहीं है, आपकी वाइफ है, लेके आ जाएँ। उन्होंने कहा यार मैंने ट्राई किया है बट शी इज़ रेडी टू कम। अल्टीमेट जो इशू आ रहा है उनकी वालदा का आ रहा है। हमने उनकी वालदा को बुलाया कोर्ट में कि भाई आपकी बेटी का घर बस रहा है, आपको क्या इशू है इससे? नहीं मैं ये चाहती हूँ कि वो लड़का जो है ना हमारे यहाँ पे आकर रहे। आपको इससे क्या तकलीफ है भाई? आपने उनकी शादी कर दी है, आप छोड़ें उनको अपनी बेटी का घर बसने दें। तो ये इस तरह के इश्यूज होते हैं। फिर फाइनली हम ये करते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली हम यही चाहते हैं कि यार उनका घर बन जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी ऐसा ही हुआ। मैंने पूरी कोशिश की, कोर्ट की तरफ से भी, दूसरे जो काउंसिल थे उनसे भी रिक्वेस्ट की, तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह उनको रिकन्सिलिएट करवाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों पिछले तो यहाँ पे वही कहावत आ जाती है ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो लव मैरिज वाले भी आपने भी एक क्वेश्चन रेज किया था, तो उसमें भी फैमिलीज की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप जो हम पिछले भी हमने बात की कि अगर पेरेंट्स या घर वाले अपने बच्चों को ऐसा माहौल प्रोवाइड करेंगे कि बच्चे उनसे हर बात शेयर कर सकें, हर बात बता सकें, तो आई थिंक सो कि ऐसा कोई भी कदम उठाएगा। किसी भी इंसान को शौक नहीं है कि अपने घर वालों को छोड़ के जाके जो है ना कोर्ट मैरिज करे, या अपने घर वालों को बताए बगैर किसी के साथ चले जाएं। आई थिंक ऐसा किसी को शौक नहीं है। बच्चे जब भी ये कदम उठाते हैं जब उनको हम फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं, जब उनकी बात नहीं समझते। देखें, इस्लाम ने राइट दिया है, कानून ने आपको हक दिया है कि आप ज़िंदगी एक लड़के ने और लड़की ने जीनी है, उसका फ़ैसला कोई तीसरा बंदा आई थिंक नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पे ज़रूर है कि अगर कोई बच्चा है, मतलब उसको इतनी अवेयरनेस नहीं, आई थिंक आजकल तो सबको ही अवेयरनेस है, सब चीज़ें सबको ही पता है ना, तो 18 साल 19 साल में आई थिंक सबको पता चल जाता है कि यार ज़िंदगी में मैंने किसके साथ चलना है, क्या करना है। तो अगर माँ बाप को पता चलता है कि हमारी बेटी है या हमारा बेटा है किसी ऐसी लड़की को पसंद कर रहा है, या ऐसी लड़की के साथ है कि वो अच्छी नहीं है, या ऐसा लड़का है जो कि मतलब सोशली उसका कंडक्ट अच्छा नहीं है, कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो अपने बच्चों को समझाएं कि बेटा ये आपके लिए फ्यूचर में अच्छा नहीं है, तो अगर आप इसके साथ रहेंगे तो आपके लिए नुकसान दे। और आई थिंक बच्चे समझ भी जाएंगे। और समझाने का मतलब समझाना है, समझाना है ना हो, हाँ, प्रॉपर तरीके से उनको गाइड करें, उनको तमाम चीज़ें बताएं। आपके
हर माशरे में एक मिसालें मौजूद होती हैं, अच्छे बुरे लोग आपके पास मौजूद होते हैं। आप अपने बच्चों को बताएं कि देखें उस शख्स ने ये इकदाम उठाया था, उसी तरह से किया था, तो उसका फ्यूचर क्या है आपके सामने। इस शख्स ने ऐसा किया था तो इसका फ्यूचर क्या है। तो अगर हम उनको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, उनको समझाएंगे, उनको ऐसा माहौल देंगे कि वो हमसे हर बात शेयर कर सकें, तो इन केसेस के अंदर, इन इश्यूज़ के अंदर हम आई थिंक कवर कर सकते हैं और इस पे बिल्कुल यही चीज़ है। अगर आप जो है अपने जो है बच्चों को इस तरह के फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो सबसे पहले अगर उनको कोई मैसेज भी आता है, या निब्बा हो चाहे वो निब्बी हो, अगर उनको मैसेज भी आता है ना, बता देंगे अम्मी ये वाला मैसेज आया, अब आप बताएं, आप बात करेंगे या मैं बात करूं? बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। आप इस तरह से मतलब दोस्त बना करें, ये नहीं हो रहा। मतलब सब अपने सोशल लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि सभी ने सोशल होना है, फिर बाद में बैठ के हाय हाय करते रहेंगे। साथ बैठे वाले का हमें पता नहीं होता है, बट वो मीलों दूर वाले से कनेक्ट हो रहा होता है, बिल्कुल होता है, साथ वाले का पता नहीं होता। ये एक बड़ा इशू है यहाँ पे। बिल्कुल यही चीज़ है कि मतलब इस पे बहुत सारे ऐसे, अगर मैं कहूँ कि सोशल मीडिया पे अगर इस मरतबा ना, अगर मैं कहूँ कि अगर हम तशद्दुद को देख के ना, जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा कूल बन चुकी हैं सोशल मीडिया, तो उनके शौहर भी डरते हैं कि उनसे तशद्दुद ना करे, अगर कुछ भी हो वो सोशल मीडिया पे जैसे मेरे शौहर ने जो आज मेरे ऊपर हाथ उठाया, थप्पड़ भी नहीं होगा तो उसके फिंगर जो है वो मेकअप से बना के भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या चल रहा है, मतलब आप अपनी पर्सनल चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे क्यों दे रहे? देखिए मेरी ये चीज़, आप इंसान अपनी लाइफ खुद उस वक्त ख़राब करता है कि जब आप अपने इश्यूज़ को सोशल कर देते हैं। बिल्कुल। जो इशू आपका मिसाल के तौर पे एक भाई भाई का इशू है, अगर आप उसको बाहर लेके जाएंगे ना, तो लोगों को तो बातें करने का मौका मिलेगा। जब आप अपना हस्बैंड वाइफ का इशू सोशल मीडिया पे रखेंगे तो डेफिनेटली 1000 लोग 1000 एडवाइस करेंगे आपको, तो फिर आपने गलत ही कदम उठाना है। एडवाइस करेंगे क्या, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे ये जो है, मेरे प्रोग्राम का भी टाइम ख़त्म हो चुका है, मुझे इस पर मज़ीद डिस्कस करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो उसमें यही कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, वहाँ पे बाकायदा जो है ख़वातीन जो है वो मर्द हैं, और वो ना टेक्स्ट करती हैं कि मेरे शौहर ने आज को मुझे ये बात सुना दी, फ़िलहाल ने मेरे साथ ये किया, गुमा ने मेरे साथ वो किया, आप मुझे बताएं आगे मैं क्या करूं। भाई सोशल मीडिया वाले होते कौन है? आपको क्या बताएंगे? उनको क्या पता आपकी सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आपकी लाइफ किस तरह से गुजर रही है, उनको क्या पता। वो तो अपने हिसाब से बैठ के बातें करेंगे। यही चीज़ है, मतलब अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आजकल मुझे यही लगता है, आपने मेरे शो देखकर आपको बहुत ज़्यादा और काफ़ी चीज़ों का जो है पता चल चुका है, और आप अवेयर हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मेरे प्रोग्राम में आपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया। गले चारों का मैं मरागश बाद हलास बुतन हुशुमार दी गई थी उस्तार इजाज़त अतमत दुआओं थी मरागश स्टार्ट करती दुआओं थी मरागश मलास करनी वश बातें खुश वश ग्रंथ बातें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह निगहबान, अल्लाह में यार।